नमस्कार। आज हम रासो काव्य परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके तहत हम पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय खंड पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के कालांश में हम रासो काव्य परंपरा की बात कर रहे हैं और किस तरह रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। क्या रासो काव्य का रचना स्वरूप है और क्या विभिन्न जो आलोचकों और इतिहासकारों के मत हैं, हम उन सबको देखेंगे। तो जैसा कि विदित है, आदि काल का ये काव्य है और रास और रासो साहित्य जैन कवियों द्वारा भी लिखे गए हैं और वीर भावना से प्रेरित होकर भी ऐसे ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। लेकिन दोनों में एक अंतर दिखाई देता है। यदि हम जैन कवियों, जो कि आदिकाल की एक काव्यधारा है, जैन काव्य देखते हैं तो वो गीत नृत्य परक रास काव्य परंपरा से आते हैं और धर्म से प्रेरित हैं। और जैन काव्य, जो जैन रास काव्य परंपरा है, उसका उद्देश्य जैन धर्म और उसके अनुकूल आचार का प्रचार करना था और जनता को प्रभावित करने के उद्देश्य से जैन काव्य लिखा गया और उसमें लोक तत्व का प्राचुर्य दिखाई देता है। लेकिन इससे इतर जब हम रासो काव्य परंपरा को देखते हैं तो वो वीर रसात्मक हैं और इन दोनों ही ग्रंथों में रासक छंद का प्रयोग हमें दिखाई देता है। तो हम जब रासो काव्य परंपरा में रासो शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, वो इस शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानते हैं और बीसलदेव रासो में जो रसायन शब्द हुआ है प्रयुक्त, वही कालांतर में रासो शब्द बना। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इस विषय में मत है। इसके बाद हम जब गार्सद तासी की बात करते हैं, जो कि फ्रेंच विद्वान हैं, वो रासो की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानते हैं और ये गार्सद तासी अपने इतिहास ग्रंथ में ये बात करते हैं कि रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो राजसूय से मानी जाए। और जो शुक्ल है वो बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द जो बार बार आता है उससे ये व्युत्पत्ति मानते हैं। मुंशी देवी प्रसाद जो है वो रासो शब्द का अर्थ रासो से मानते हैं, जिसका अर्थ वीर गाथात्मक रचना से है और इसका जो बहुवचन है वो रास, इसे रास पढ़ा जाए से मानते हैं। ग्रियर्सन का मत है कि रायसो की उत्पत्ति राजादेश से हुई है। राज्यादेश से वो इस अर्थ की व्युत्पत्ति मानते हैं। इसी क्रम में गौरी शंकर ओझा के अनुसार जो रास शब्द है वो संस्कृत के रास से उत्पन्न हुआ है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवल्ली पांडे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका रासक छंद से, रासक शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार राजयश परख रचना को रासो कहते हैं। तो रासो शब्द की उत्पत्ति यदि काशी नागरी प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित रासो ग्रंथ है उसके हिसाब से देखें तो वो रास जो संस्कृत का शब्द है उससे ये व्युत्पत्ति मानते हैं। और रास शब्द संस्कृत में यदि देखें तो शब्द ध्वनि, क्रीड़ा, श्रृंखला, गर्जन, नृत्य और कोलाहल या स्वर आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। ब्रजभाषा सूरकोश में राजा विशेष की युद्ध वीरता, तो युद्धों के वर्णन से संबंधित इसका अर्थ माना गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो और रासक को पर्याय मानते हैं और इसे गेय रूपक मानते हैं। और अन्य विद्वानों के अनुसार यदि देखें तो रसपूर्ण होने के कारण ही ये रचनाएं रास कहलाई। तो रास काव्य को यदि देखें तो काव्य में रासाबंध का प्रयोग, रासक छंद का समुच्चय देखा जाता है। तो
अपभ्रंश भाषा में देखें तो 26 मात्राओं का एक रासा या रास छंद प्रचलित था और विद्वानों ने रास काव्यों का जो उल्लेख किया है वो दो प्रकार का है, कोमल और उद्दत। प्रेम के कोमल रूप और वीर के उद्दत रूप का सम्मिश्रण पृथ्वीराज रासो सरीखे काव्यों में मिलता है। और रासो साहित्य में मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से उपजे हुए साहित्य को शामिल किया गया है। इसका संबंध पश्चिमी हिंदी प्रदेश से है तथा इसे देश भाषा काव्य भी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि जिन रचनाओं में रासक छंद प्रयुक्त होता है उसमें रासाबंद काव्य के आधार पर उसे रास काव्य माना जाता है और यहाँ पर सामंती व्यवस्था पर प्रकृति और संस्कार से जनित जो काव्य है वो दिखाई देता है। अब जो छंद वैविध्य परक रासो काव्य परंपरा है हम उनका अध्ययन करेंगे और यहाँ पर जैन कवियों द्वारा रचित रास काव्य परंपरा के ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसे एक अलग परंपरा आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर्गत हम रखेंगे। तो यहाँ पर छंद वैविध्य परक रासो काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मुंज रासो का उल्लेख मिलता है और जो मुंज रासो है ये कोई स्वतंत्र रचना के रूप में प्राप्त नहीं होती है और ना ही इसके प्रामाणिकता के संबंध में हमें कुछ विशेष तथ्य मिलते हैं। यद्यपि जो हेमचंद्र का शब्दानुशासन है और मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि में इसका उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन इसके रचनाकार कौन है इसका पता हमें नहीं मिलता है। तो प्रबंध चिंतामणि से हमें इसका पता मिलता है और 20 छंद इसके प्रबंध चिंतामणि में हमें मिलते हैं और उसके अनुसार मुंज रासों में मुंज राजा जो है उसके पतन की करुणा प्रेरित मार्मिक गाथा जो है वो दिखाई देती है। और यदि हम देखें तो इसमें दोहा, शिखरिणी और अनुष्ठुप छंदों का जो प्रयोग है वो दिखाई देता है, गाथा छंदों का जो प्रयोग है वो दिखाई देता है। तो इस तरह मुंज रासो के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये रचना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। हम्मीर रासो भी इसी श्रेणी का ग्रंथ है और उसके विषय में ये प्रसिद्ध है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ षाडंगधर पद्धति के रचयिता षाडंगधर ने ही इसका प्रणयन किया, ऐसा मत मिलता है। और हम्मीर रासो एक वीर रस प्रधान रचना के रूप में सामने आता है। तो वीर रसात्मक जैसा कि एक मुख्य प्रवृत्ति है रासो काव्य परंपरा की, और केवल प्राकृत पेंगलम में ही इसका उल्लेख मिलता है। छंद वैविध्य परक रासो काव्य के हैं ये। राहुल सांकृत्यायन भी ये संभावना व्यक्त करते हैं कि इनका रचयिता जज्जल नामक कोई कवि रहा होगा। ये राहुल सांकृत्यायन का मत है। तो ये एक तथ्य विशेष ध्यान रखने का है। और इस संभावना का कारण यदि देखें तो उपलब्ध छंदों में कुछ के अंतर्गत जज्जल भणई शब्द आया है, तो इसलिए जज्जल द्वारा रचित ये ग्रंथ माना गया है। कहा जाता है कि जज्जल हम्मीर का सेनापति था और इसलिए ये तथ्य सामने आता है। तो इसके विषय में यदि हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में वो ये कहते हैं कि मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हम्मीर रासो के ही हैं। तो यद्यपि माता प्रसाद गुप्त जो है फिर इस पे प्रामाणिकता का सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि ये रचना हम्मीर के समय के कुछ बाद की होनी चाहिए, क्योंकि इस छंद के इस ग्रंथ के छंदों की भाषा से ऐसा लगता है। तो गाहिणी, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग इसमें मिलता है। इसके बाद परमाल रासो की बात करते हैं तो इसके विषय में भी काफ़ी भ्रम है और ये कहा जाता है कि इसके ऐसा कोई ग्रंथ हालांकि मिला नहीं है, ये भी एक तथ्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो आलखंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। ये एक गेय काव्य है। ये विशेष
तथ्य है कि ये गेय है और धीरे-धीरे आल्हा लोकगीत की एक शैली भी बन गया। और परमाल रासों की रचना के बारे में ये कहा है, चार्ल्स इलियट ने कहा है कि जिस आलेखंड का प्रकाशन उन्होंने 1865 में कराया वह मौखिक परंपरा पर आधारित था। तो परमाल रासो जिसे कुछ जगनिक कृत मानते हैं, लेकिन ये भी अप्रामाणिक रचना है। इसके पश्चात हम जिक्र करते हैं खुमान रासो का, और खुमान रासो के सर्जक के रूप में दलपत विजय का नाम आता है। इसकी सर्जना दलपत विजय ने की है ऐसा माना जाता है। और आचार्य शुक्ल जो खुमान द्वितीय का समय 870 से 900 विक्रम संवत मानते हैं, और उसी के तहत ये रचना भी प्रणीत मानते हैं। तो खुमान रासो 5000 छंदों का एक विशाल रासो काव्य है ऐसा माना गया है। ये गेय नृत्य परंपरा का रास काव्य है और इस संदर्भ में ये माना गया है। इसके बाद हम एक कृति और है बीसल देव रासो, जिसके रचनाकार नरपति नाल हैं। ये माना गया है। और बीसल देव रासों में भी यदि हम देखें तो वहाँ पर दूहा चुपाई कवित गाहा छप्पय आदि छंदों का प्रयोग है। युद्ध विवाह नायिका भेद संयोग वियोग और षट ऋतु आदि के सरस मधुर चित्र हैं। श्रृंगार परक कृति मानी जाती है। इन युद्ध परक रचनाओं से इतर बीसल देव रासो श्रृंगार परक कृति मानी जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया। और लौकिक साहित्य के अंतर्गत बीसल देव रासो को कई रचनाकार रखते हैं। जो रासो परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रबरदाई द्वारा प्रणीत है, और ये सर्वाधिक विवादास्पद काव्य भी माना गया है हिंदी साहित्य का। इसके 4 संस्करण मिलते हैं, जिसमें वृहत, मध्यम, लघु और लघुतम 4 संस्करण हैं। और इसमें से किसको प्रामाणिक माना जाए नहीं माना जाए, इस पर विद्वानों के अलग अलग मत है। तो वृहत रूपांतर में 69 समय हैं अर्थात सर्ग हैं, और 16,306 छंद हैं। 69 समयों में ये रचना बटी हुई है। और इसकी हस्तलिखित प्रतियां यदि देखें तो उदयपुर के संग्रहालय में संग्रहित हैं। और नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने 1885 में लिखित प्रति के आधार पर पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, बाबू राधा कृष्ण दास, कुंवर कन्हैया जू, बाबू श्याम सुंदर दास ने इसी वृहत रूपांतर का प्रकाशन 1901 से 1912 के बीच में प्रकाशित कराया। इसी तरह मध्यम, लघु और लघुतम की भी अलग अलग प्रतियां हैं। लघुतम में 1300 छंद माने गए हैं। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लघुतम रूपांतर को मूल रासो माना है। तो ये अलग अलग मत है। यदि प्रामाणिकता के प्रश्न से इतर देखें तो रासो काव्य एक उच्च कोटि की साहित्यिक कृति दिखाई देती है, जिसमें भावात्मक सौंदर्य के साथ कलात्मक वैशिष्ट्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। अपने युग के अनुरूप इसमें वीर और जो श्रृंगार वर्णन है, श्रृंगार रस का प्रयोग है, वो दिखाई देता है। कथा संगठन में पर्याप्त शिथिलता है। और महाराज पृथ्वीराज चौहान की कित्ती कथा के रूप में आरंभ से लेकर अंत तक एक अंतःसूत्र विद्यमान दिखाई देता है। तो पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय में अनेक स्थलों पर कवि की सौंदर्यानुभूति दिखाई देती है। चरित्र विधान का प्रश्न है, उसमें भी पर्याप्त व्यापकता है, विविधता है, स्वाभाविकता है। तो रासो का जो प्रमुख नायक है पृथ्वीराज, वो एक धीरोदात्त नायक के रूप में सामने आता है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में दूरदर्शिता, अविवेक और हठधर्मिता भी मिलती है। तो ये रासो काव्य हमने देखे। और रासो काव्य की विशेषताएं देखें तो रासो काव्य का निर्माण मध्य युग तक दिखाई देता है, और इसमें जो रासोन्मुखी सामंती व्यवस्था का चित्रण दिखाई देता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। नाना प्रकार की कथानक रूढ़ियों और कवि समयों का चित्रण रासोकार करते रहे हैं। युद्धों और विवाहों का चित्रण है। मिथ्याभिमान की भावना जो राजा और शासकों में मिलती थी, उसका यहाँ पर
रेखांकन हुआ है। और रासो ग्रंथों को भले ही अप्रामाणिक माना गया है, इनके सन संवत भले ही अशुद्ध हो, ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रामक हो, लेकिन सामाजिक जीवन की झांकी इन रासो काव्यों में मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सामाजिक जीवन की झांकी से ओतप्रोत है। यदि इनकी सामान्य विशेषताएं देखें तो आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा है, राष्ट्रीय भावना का अभाव है। आश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गान उत्साह से किया है, लेकिन राष्ट्रीय भावना वहां पर दिखाई नहीं देती है। युद्धों का सजीव वर्णन है, कहीं पर अतिरेक भी दिखाई देता है। युद्ध सेना की साज सज्जा, आक्रमण, प्रत्याक्रमण आदि का वर्णन चित्र व्यंजनात्मक शैली में यहाँ पर देखा जाता है। तो चित्र व्यंजनात्मक शैली बिंब यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं और वीर भाव श्रृंगार रस से पुष्ट होकर भी यहाँ पर आया है। तो इन रासो काव्यों की विशेषता रही है। प्रकृति के आकर्षक चित्र भी देखे गए हैं और इस दृष्टि से बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दो रचनाओं में ये बहुत अधिक मुखर रूप में ये चीजें मिलती हैं, बीसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो में। इनके रचयिताओं ने प्रकृति के चित्रों से भी भाव चित्रण को सौंदर्य प्रदान किया है। बारहमासा और षटऋतु वर्णन जो है संयोग वियोग के उद्दीपन का काम करते हैं और आदिकाल में वियोग वर्णन की ये प्रवृत्तियां बीज रूप में दिखाई देती हैं, जो बाद में भक्तिकालीन साहित्य में रीतिकाल में पल्लवित पुष्पित होती हैं। ऐतिहासिकता का नितांत अभाव है और वर्णनात्मकता का प्रावधान्य मिलता है। डिंगल भाषा का प्रयोग है। अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण को डिंगल कहा गया है, क्योंकि ये वही भाषा है जो वीर भावों की व्यंजना के लिए उपयुक्त मानी गई है। छंद वैविध्य मिलता है, ये हमने बार बार कहा है। जब रासों के छंद बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगाकुल नवीन कंपन होने लगता है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। ये निसंदेह कथा को गति देने के लिए और जिज्ञासा और आकर्षण बनाए रखने के लिए रासोकारों ने प्रयुक्त किया है। अभिनेता एक महत्वपूर्ण गुण है रासो काव्यों का। और गीत नृत्य परक परंपरा का प्रचार जो है यद्यपि जैन धर्मावलंबियों ने किया, लेकिन जो रासो काव्य है वो अभिनीत किए जाते रहे हैं। ये उनकी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये रासो काव्य की विशेषताएं थी। प्रमुख रासो काव्य हमने देखे और रासो या रास या रासक का अर्थ क्या है, किस संदर्भ में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, क्या विभिन्न विद्वानों के मत हैं, ये हमने देखे। इसके पश्चात हम पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे अगले व्याख्यान में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।